रिसेंटली जैसे मुराद का भी कहना था, उन्होंने एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया था लास्ट टोकन में, बाइनांस पे जितने भी टोकन लिस्ट हो रहे हैं ना वो डंप ही होते हैं, मतलब लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही चल रहे हैं। तो ये क्या रीजन लग रहा है? बाइनांस एग्जिट लिक्विडिटी बनता जा रहा है? कोई भी रिटेल आके पार्टिसिपेट क्यों करता है? क्योंकि उसे पैसा बनाना है। दे वांट टू बिल्कुल। मूव टू अ नेक्स्ट लेवल इन देयर पर्सनल फाइनेंसेस एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर उतना करना है तो अगर आपको कोई नेम आउट करना हो कि विच एक्सचेंज हैज अ वेरी गुड वर्क कल्चर, कोई एक्सचेंज में टॉक्सिक वर्क कल्चर है या बहुत ही मस्ती होता है, वर्क कल्चर किस तरह के होते हैं? इंडिया में जो एक्सचेंजेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल रेगुलेशंस की भी है। सबसे पहली चीज तो एज अ फाउंडर ये समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज की नीड है भी है कि नहीं है। ओके। ये लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अगर ये चीज बोल रहा हूँ तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल क्या लगता है कि जो एक्सचेंजेस है उसमें वर्क कल्चर कैसा रहता है? पता है क्या, लाइक व्हाट आई हैव सीन सो फार, एवरीबॉडी वांट्स दैट क्विक मनी बट नोबडी वांट्स टू गो थ्रू विद दिस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीश। बेसिक डिटेल्स है ना वो समझना ही कोई नहीं चाहता। अक्षय भाई, वेलकम टू यक्षवाणी। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। और कैसे हो? बढ़िया। एकदम अच्छा यश भाई, आप बताइए कैसा है? मुझे पता है पिछले 2-3 साल की आपकी जर्नी वेब थ्री की और सब, हम्म। पर कभी मैं भी नहीं जान पाया कि आप वेब थ्री में आए कैसे। मतलब मेरे भी एक स्टोरी है हम्म। कि मैं कैसे क्रिप्टो में आया, या कोई किसी को या तो लाया जाता है हाँ, करेक्ट। या कोई रीजन होता है, कोई सेल्फ डिस्कवरी होती है। तो आप कैसे क्रिप्टो वेब थ्री में कैसे आए? यार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई थिंक लॉट ऑफ द यूजर्स, मतलब आपके व्यूअर्स रेजोनेट भी करेंगे। वेन एवर यू आर इन कॉलेज, पहले तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो इंजीनियरिंग में डाला घर वालों ने। कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, कुछ पता नहीं अच्छा। था। कौन सा इंजीनियरिंग? मैकेनिकल? नहीं, कंप्यूटर साइंस। ओके। तो कंप्यूटर साइंस, थोड़ा बहुत टेक तब समझ में आता था। आई थिंक 9th-10th में थोड़े अच्छे मार्क्स भी आए थे कंप्यूटर जो साइंस सब्जेक्ट होता है उसमें। तो घर वालों को लगा कि भाई को इट्स इट्स अ, चलो, हाँ, इसमें लड़का डाल अच्छा देते। कर लेगा। हाँ। सो स्टार्टेड ऑफ कॉलेज किया। फर्स्ट ईयर वाज प्रीटी गुड, नया नया लगता है सब कुछ, तब मन भी लगता है पढ़ाई में। सेकेंड ईयर होते होते पता चल जाता है कि क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया आर डट, मतलब कुछ भी नहीं है जो सिखाया जाता है। ओके। तो वो जब रियलिटी हिट हुआ तो समझ नहीं आया कि फिर करेंगे भी क्या यार फ्यूचर में। घर वालों ठीक ने है। तो बड़ी उम्मीदों के साथ भेज दिया है यहाँ पे, हाँ। बट कुछ तो करना है। सो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मोस्टली इट वाज वेरी डीमोटिवेटिंग कि करेंगे क्या, कुछ टेंजिबल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ हम्म। कमा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंसर्न। फोर्थ ईयर आते आते ये डिसाइड किया कि मेहनत करनी है खुद पे और जो ओके। कॉलेज सिखा रहा है उससे अलग करनी है। मेरा हमेशा से पता नहीं क्यों ऐसा रहा है, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स हुए या फिर कुछ भी हुआ, तो मेरे अपने सारे फ्रेंड सर्कल से थोड़ी बात कम हो जाती है। अच्छा। ये इंटेंशनली नहीं होता है पर बट हो जाता हो, है। ऐसा ही होता हाँ, है। ऐसा जैसे स्टार्स अलाइन हो जाते हैं। तो इंजीनियर 12th में भी ऐसा ही हुआ था। फ्यू मंथ्स बिफोर द बोर्ड स्टॉप्ड स्पीकिंग विद द फ्रेंड्स। ऐसे ही फिर फोर्थ ईयर में मतलब आते आते झगड़ा हो जाता था कि डिस्टेंस बन जाता 12th में तो झगड़ा ही हुआ था, तब तो था? इमेच्योर थे, तब तो किसी भी बात पे लड़ गए। आई थिंक कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ कि भाई नहीं, ध्यान देना है यार, ये सब लोग तो अच्छे मार्क्स वगैरह लेके आ रहे हैं साथ वाले, ये तो अच्छा कर लेंगे, हम क्या कर पाएंगे। तो फोर्थ ईयर में जाके आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च के भाई कैसे व्हाट इज दी फोर्थ स्किल्स दैट ईयर में आई। आप कौन से साल में थे? 2021। ओके। हाँ, 4 साल पहले। 4 साल पहले। तो सोचा कि यार कुछ तो करना है, निकाला है। आई थिंक ये 2022 की बात, 2020 की बात है। ओके। हाँ, 2020 की बात है क्योंकि 2021 में पास आउट होते हैं फोर्थ ईयर। अच्छा। तो सोचा कि क्या करना है। स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन इंटरनेट। तो कोर्सेरा डिस्कवर किया। कोर्सेरा पे जाके पहले तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स, गूगल का कोर्स होता है एक डिजिटल मार्केटिंग का, वो लर्न किया क्योंकि उस टाइम पे यही चल रहा था, डिजिटल मार्केटिंग हम्म। सबके दिमाग में वही चल रहा था। तो वो कोर्सेज वगैरह किए थोड़े।
फिर उससे समझ में आया कि लिंक्डइन जैसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, वहाँ पे अच्छा नेटवर्क बनाना होता है। तो वहाँ पे सारे पोस्ट करना स्टार्ट किया है, सारे जितने भी सर्टिफिकेट्स लिए थे। ओके। कोर्सेरा पे जाके फिर सर्टिफिकेट्स लिए। फिर यार पता नहीं क्यों उस टाइम तक आते आते स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। सो अभी अच्छा। रणबीर अलाहाबादी वाज वन ऑफ द पॉडकास्टर हु स्टार्टेड आउट एट दैट टाइम इटसेल्फ, और तब उसके बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहा था। ओके। देखते देखते वहाँ देखा कि क्रिप्टो के बारे में, फाइनेंस के बारे में ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट। वंस स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट तो लगा कि यार यहाँ से पैसा बन सकता है। स्टॉक मार्केट इज समथिंग जहाँ से पैसा बन सकता है। ओके। क्रिप्टो मार्केट इज समथिंग जिससे पैसा बन सकता है। तो क्रिप्टो का फिर कोई पॉडकास्ट देखा था उसका? आई थिंक सुमित सर जो है CoinDCX, कब आए हिज थे? यस बैक इन 2021 आई थिंक, मेरा फोर्थ ईयर का लास्ट चल अभी रहा का था। रिसेंट पॉडकास्ट पता चला, वो राज समानी के साथ किया और वो हाँ हाँ। सुमित भाई ने। हम्म, पर तब चलो हाँ बढ़िया है। 2021 में भी आए थे। CoinDCX बढ़िया वाज है, डूइंग अ लॉट बढ़िया। ऑफ गुड थिंग्स बैक देन। ओके। तो वहाँ से पॉडकास्ट देखा, थोड़ा बहुत समझ में आया। फिर अपनी तरफ से रिसर्च करने के लिए जितने भी डीफाई के कोर्सेज हो सकते थे कोर्सेरा पे वो किए, लिंक्डइन पे डाले। डीफाई के कोर्सेज किए? डीफाई के कोर्सेज के, फाइनेंशियल मार्केट के कोर्सेज किया। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे इतना समझ नहीं आया था मुझे, बट इफ आई गो बैक टू द सेम कोर्सेज अगेन आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग अगेन। क्योंकि ओके। अब तक अनलर्न कर दिया एक तरह से टेक्निकली ना, क्योंकि डीफाई इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल यस। मार्केट। तो जब ये सारे कोर्सेज किए फिर क्या हुआ कि माई लिंक्डइन प्रोफाइल सॉर्ट ऑफ बिकेम वेरी स्ट्रांग। ओके। और उस टाइम तक कीड़ा भी था कि आउटरीच भी करना है, कि लोगों से अच्छा कनेक्ट भी बनाना है, नेटवर्क करना है। तो लिंक्डइन पे ही एक इकलौता सोर्स था, बिकॉज कोविड का टाइम था, सब लोग घर पे बैठे हुए थे, तो दैट वाज द ओनली सोर्स। यू यस। नीड टू कनेक्ट ऑनलाइन एंड यू नीड टू लर्न दैट स्किल एज वेल, कि ऑनलाइन कैसे कनेक्ट करते हैं भाई। तो स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल। तो क्या हुआ कि एल्गोरिदम्स की वजह से लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को रिकमेंड करने लगता है फिर और रिक्रूटर्स को। तो वन ऑफ द प्रीवियस एक्सचेंजेस दैट आई वाज वर्किंग ऑन, वहाँ के रिक्रूटर नहीं, ही वाज बेस्ड आउट ऑफ लंदन, ही रीच्ड आउट टू मी। प्रीवियस एक्सचेंज मतलब? प्रीवियस एक्सचेंज जो मेरा था वो ला टोकन था, LA ओके। टोकन। इट ओके। वाज द रशियन बेस्ड फाउंडर। तो ला टोकन में कैसा है? सो अगेन वन ऑफ द रिक्रूटर्स रीच्ड आउट टू मी। रिक्रूटर का मैसेज आया, दे गेव मी सम आइडिया। उससे पहले आई वाज डूइंग अ बेसिक जॉब इन एडटेक कंपनी। आई वाज डूइंग कोल्ड कॉलिंग, सेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। ओके। तो थोड़ा उसका था आइडिया। और इंग्लिश हमेशा हमेशा से ऐसा रहा है कि आई अच्छी थी। अच्छी रही है। हाँ, हाँ। टीवी सीरीज ज़्यादा देख ली है, वेब सीरीज ज़्यादा देख ली है। सो आपने लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करी हाँ, और एक जॉब शुरू करी थी, फिर ला टोकन से सामने से रीच आउट आया, करेक्ट एंड करेक्ट। दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपोजर और एंट्री इनटू वेब 3। हाँ, ओके। उससे पहले थोड़ा बहुत अपने आप से ट्रेड वगैरह किया था, वही CoinDCX वगैरह पे, इंडियन अच्छा। एक्सचेंजेस पे। हाँ, तो BTC खरीदा, इथेरियम खरीदा, तब भी मुझे भी सेफ रखना था। और तब तक जब तक मैं वेब 2 में भी था, तब तक जैसे मेरी सैलरी थी उस टाइम पे 30,000 INR। ओके। तो 30,000 INR में मैं 15,000 तो जैसे ही जिस दिन आते थे उसी दिन आई यूज टू पुट इट इन मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स। तो 3 म्यूचुअल फंड्स में हर महीने डाल देता था। ऐसा 9-10 महीने किया मैंने। ठीक है, ओके। तो उससे भी कॉर्पस था वो, मतलब कॉर्पस क्या था, थोड़ा सा अमाउंट थोड़ा था। कैपिटल था उस हाँ एज में, तो अच्छा ही हाँ, लगता है। उस एज में अच्छा लगता, उस थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है माइंड में कि यार इफ आई वर टू लीव दिस जॉब आई हैव अ रनवे ऑफ 6 months, कि मैं 6 महीने तक कुछ भी कर सकता हूँ। सही है। तो तब तक ये सारे पॉडकास्ट वगैरह देख के थोड़ी सी फाइनेंशियल मेच्योरिटी आ गई थी कि स्पेंड करना इज नॉट दी ओनली थिंग। ऑफ कोर्स जो बेसिक होता है कि यार पहली सैलरी आती है, घर वालों के लिए कुछ करना है, कुछ वो करना है, सब वो तो सारी कर तो दिया किया ही। था। हाँ, सो वेब 2 में कितना टाइम काम किया आपने? 9-10 महीने। 9-10 महीने। देन यू मूव टू ला टोकन। हाँ, तो ला टोकन का भी इंटरव्यू स्ट्रक्चर सबसे एक्साइटिंग और सबसे इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आई थिंक वो मेरा इकलौता ही प्रोफेशनल इंटरव्यू हुआ। ओके। उससे पहला वाला थोड़ा सा कम प्रोफेशनल था। उसके बाद जो भी हुआ है वो तो वर्ड ऑफ माउथ से और सिर्फ कनेक्ट से हो जाता है कि इफ यू मतलब वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू स्विच, तो बस यू परफॉर्मेंस जस्ट, बेसिस, मतलब मार्केट में हाँ, नाम है उससे ही। मार्केट में नाम हो जाता है। वेब 3 इज अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री एनीवेज। तो जो भी आपके नाम होता है, आप कनेक्ट करते हो फाउंडर्स से, तो बातचीत से हो जाता है। ओके। दे ऑल्सो रिकग्नाइज दी वैल्यू। सो ला टोकन में कितने महीने स्पेंड किया आपने? ला टोकन वाज आई थिंक 1.5 year। ओके। तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। तो देन उस यू मूव टू? then I moved to XT. ओके। I took a break of 2 months ओके। and then I moved to XT.com, which I'm currently the business director for.
तो इंटरेस्टिंग इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा था कि दे हैड लाइक 30 पीपल इन द ग्रुप डिबेट टाइप का। अच्छा, तो उसमें दे स्टार्टेड आस्किंग सम मोरल क्वेश्चन फर्स्ट कि आपके पास ऐसे ही इट मोरल वाज एप्लीकेशन। ऑनलाइन और ऑफलाइन? इट वाज ऑनलाइन, इट वाज ओके, ऑनलाइन। ओके। सो एंड अप अंटिल दैट टाइम आई वाज थिंकिंग यार क्या चल क्या रहा है ये। फर्स्टली दे ऑफर्ड अ सैलरी व्हिच वाज अबव माय एक्सपेक्टेशंस ऑल ओके। टुगेदर। So first salary they offered without any prior experience in crypto was like $2,000. हम्म। तो $2,000 जब मल्टीप्लाई किया सेवेंटी टू इंडियन थाउजेंड रुपीस रुपीज में। में, उस टाइम पे ₹72,000 था। हाँ। तो ओ भाई भाई साहब, 1.5 लाख रुपए। हाँ, ₹1.5 लाख। तो उस टाइम पे अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल ऐसा कि जी। ये तो भाई लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। हाँ। तो 30 लोगों के सामने इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ देम वर अबव माई एज क्योंकि मैं उस टाइम पे 21-22 साल का था, बाकी ओके, सारे बहुत बड़े बड़े थे, 40-45 साल के थे। ओके। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे, मोरल क्वेश्चंस पूछे कि आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है एग्जाम में चीटिंग करोगे कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस थे। ये सब जब खत्म हुआ, देन वी मूव टू अ राउंड वेयर एज इन दे आस्क्ड वेरी बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन कि अगर लेट्स से वेल्थ इतनी है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड में, इतनी है, आपने इधर से इतनी वेल्थ ले ली, $1 ले लिया फॉर एग्जांपल 250,000 लोगों से, हम्म। तो फिर कितनी वेल्थ ट्रांसफर हुई? तो मोटा माटी लाइक ओके। -750 के ऐसा आंसर था, जो कि बहुत लॉजिकल है अगर देखा जाए तो। हम्म। बट द वे इट वाज आर्टिकुलेटेड इट सीम्ड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मतलब क्वेश्चन, था सिंपल, हाँ, शोकेस कॉम्प्लेक्स से किया था। करेक्ट करेक्ट कॉम्प्लेक्सली किया था। तो वो आंसर किया, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, देखिए टेस्ट वगैरह वो सब कंप्लीट करके लाटोकन की जर्नी स्टार्ट हुई। वेरी बेसिक, इनिशियली स्टार्टेड आउट इन लिस्टिंग्स इटसेल्फ, फाइंडिंग न्यू प्रोजेक्ट, रिसर्चिंग अबाउट न्यू प्रोजेक्ट। सो रिसर्च एक नीश पहले टाइम से ही बन गया, पहले ओके। मंथ से ही बन गया जैसे ही स्टार्ट किया। सो लर्निंग अबाउट न्यू प्रोजेक्ट, व्हाट दे आर डूइंग, टेक, टीफाई के बारे में सुना था, लेकिन उसके बाद मीम कॉइन्स क्या होते हैं, शिबा हम्म। इनू क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आई। तब तक बिटकॉइन इथेरियम समझ में आता था। बस वो पर हम्म, अंदर की बातें कि कैसे प्रोजेक्ट्स में क्या कैटेगरीज करेक्ट होती करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। सो पता है क्या, लाइक व्हाट आई हैव सीन सो फार, एवरीबडी वांट्स दैट क्विक मनी, बट हम्म। नोबडी वांट्स टू गो थ्रू विद दिस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीश। हम्म। मतलब जो बेसिक डिटेल्स हैं ना, वो समझना ही कोई नहीं चाहता। बिल्कुल। और जब कोई देखता है कि यार ये बंदा ऐसा कर रहा है, तो वो ये नहीं समझता कि हाउ मच एफर्ट्स हैज बीन पुट ऑन इन दिस, लाइक इसमें उसने कितने साल दिए हैं, कितने महीने दिए हैं। तो हाँ, डेढ़ डेढ़ साल विद लाटोकन वाज माय लर्निंग पीरियड ऑल टुगेदर अबाउट क्रिप्टो मतलब इंडस्ट्री। बहुत सारा सीखने मिला होगा कि करेक्ट एक एक्सचेंज में जो टोकन लेके आता है ओनर, उसका माइंडसेट क्या होता है, उनके करेक्ट एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। करेक्ट क्योंकि करेक्ट हम डेवलपमेंट करते हैं ना, तो किसी क्लाइंट्स के दिमाग में क्या होता है कि सर एक्सचेंज में चले जाएंगे, वहाँ पे तो लाखों का फंड रेज हो ही जाएगा, तो खाली टोकन ही बनाना है। करेक्ट तो करेक्ट। उनको फिर रियलिटी चेक देना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं होता। तो ऐसा तो बहुत केसेस पता चले होंगे, और हाउ द ओनर माइंडसेट वर्क्स, वो सबसे ज्यादा सीखने मिला होगा। आई थिंक 2021 में मैं जब आया तो बुल मार्केट एंड ही हो रहा था, तो उस टाइम पे इजी भी था। आप जो बोल रहे हो ना, हाँ। मैंने देखा है फंड रेज होते हुए $3-4 लाख तक का, तो ओके। ला टोकन में ही। ला टोकन में ही देखा है। तो विच वॉज भाई। वेरी इंटरेस्टिंग। इवन अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार, मैं खुद सरप्राइज होता हूँ कि ऐसा उस टाइम पे हुआ करता था। हम्म। अब इट्स लाइक ऑल टुगेदर डेड मार्केट की फंड रेजिंग नाम की कोई अभी चीज। ला टोकन में कि हर जगह डेड मार्केट लग रहा है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस लाइक tier 1 exchanges, इवन tier 2 exchanges, क्या लग इतना रहा है, लिक्विडिटी कम हो गई कि? आई थिंक यूजर जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, दे आर मोर एडवांस्ड नाउ। तो ओके। पहले क्या रहता था कि एक्सचेंज के उस पे ही, एक्सचेंज के रेपो पे उस ही पे रिलाई इन्वेस्टर्स, ज्यादा करते थे लोग। हाँ, रियलाइज ज़्यादा कर देते, इन्वेस्टर्स डाल देते पैसा। अब जब से डीफाई आया है, यूजर्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस स्टार्ट किए हैं, यूजर्स को पता लगा है कि यार टोकन लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तब पंप से डॉट फंड पे जाओ, बटन दबाओ। लिक्विडिटी एक फ्रीलांसर डेवलपर को थोड़े डॉलर्स दे दो, वो टोकन बना के दे हाँ, देगा। $20 में आपका टोकन बन जाता है। तो हाँ। लिक्विडिटी जो स्कैटर हो रही थी वो कम हो गई। और हम्म। लेकिन एट द सेम, मतलब स्कैटर होना ज्यादा हो गई क्योंकि बहुत सारे टोकन्स आने लगे। तो बहुत सारे टोकन्स आने लगे, प्लेटफॉर्म्स बहुत हो गए, हम्म डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स बहुत हो गए, हम्म तो तो इसलिए। इन्वेस्टर भी स्मार्ट हो गया फिर, ये यस। कर देख के ना कि उसका पैसा लूज हो रहा है तो हर बार तो लूज नहीं करेगा। हाँ, हाँ। सो दे स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द वेबसाइट, दे स्टार्टेड लुकिंग एट द वाइट पेपर कि एक्चुअल में टीम कुछ काम भी कर रही है, दे स्टार्टेड लुकिंग एट द बैकग्राउंड ऑफ द टीम एज वेल। ओके। तो इसी तरह से, सो दिस इज लाइक बेसिक रिसर्च जो कि हम करते थे हम, लेकिन ऑन अ डीपर लेवल करते थे। उनके ट्विटर पे कितने फॉलोअर्स हैं, आर दे बॉट्स, व्हाट इज द एंगेजमेंट लाइक, तो ये सारी चीज़ें भी इंटरनली करते थे। ओके। तो ये जब किया इंटरनली लाडोकन में, काफ़ी सारा रिसर्च में घुसा मैं।
आई डेवलप माई ओन टीम जिसका काम था कि प्रोजेक्ट्स लेके आना है, ढूंढ के लाना है. ओके. फिर उसके बाद आई वाज द बिजनेस हेड फॉर देम एज वेल, टेकिंग केयर ऑफ लिस्टिंग्स, ऑपरेशंस. एक टाइम ऐसा था जब आई वाज इवन काउंटिंग द सैलरीज फॉर द एम्प्लॉय, अच्छा. फॉर द बिजनेस टीम. तो काफी हद तक, ऑलमोस्ट सारी, मतलब आपके ग्रोथ के साथ साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, बढ़ती गई. 1.5 साल में लाइक अगर देखा जाए आई वाज 23 और 22 बैक देन. तो यार 22-23 साल के लड़के को इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेब 2 इंडस्ट्री में तो आप सोच भी नहीं सकते. लाइक, मतलब बहुत न्यू टेक स्टार्टअप हो तो ही, वरना हाँ, तो बहुत मुश्किल है. बहुत नया स्टार्टअप हो तो ठीक है, वरना नहीं. यू कांट थिंक ऑफ सो ऑलमोस्ट 1.5 साल ला टोकन, और एक्सटी में कितना टाइम हो गया? XT I did 2023 October, I think October or November I is when I joined. सो तो उसमें almost भी 1.5 साल से ऊपर हो डेट, गया. मतलब ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा आपने एक्सचेंज की दुनिया देखी हुई है फ्रॉम द बैक साइड ऑफ टीम. करेक्ट करेक्ट. तो बाकी एक्सचेंजेस में भी आपके फ्रेंड्स और सब होंगे. करेक्ट. तो ओवरऑल क्या लगता है कि जो एक्सचेंजेस है उसमें वर्क कल्चर कैसा रहता है? पहले तो फ्रेंड्स का है, माफिया बना रखा है. एक्सचेंज का नाम लो खाली आप, अ, मतलब तो उसमें मिल ही जाएगा अपना हाँ, कोई. बस नाम लो. आई हैव गॉट अ फ्रेंड देयर, ऐसा. यस यस. हाँ. तो उसमें क्या लग रहा है कि अगर आपको कोई नेम आउट करना हो कि विच एक्सचेंज हैज अ वेरी गुड वर्क कल्चर, कोई एक्सचेंज में टॉक्सिक वर्क कल्चर है या बहुत ही मस्ती होता है, वर्क कल्चर किस तरह के होते हैं क्रिप्टो आई एक्सचेंजेस में? थिंक इन जनरल अगर देखा जाए तो यार 90% ऑफ द एक्सचेंजेस विच आर लाइव ऑन कॉइन मार्केट कैप, they are to a certain extent rooted in China. तो चाइनीज फाउंडर्स हैं. तो वर्क कल्चर जो मैंने देखा है एटलीस्ट बिजनेस टीम में, आई कैन नॉट से अबाउट द ऑपरेशंस टीम, आई कैन नॉट से अबाउट द टेक टीम, बट इन बिजनेस टीम इट्स प्रीटी चिल. ओके. मतलब आप ऐसे सोचो कि एक्सी ज्वाइन करने के बाद मेरी एक मीटिंग होती है हफ्ते में 5 या 10 मिनट की. अच्छा. हाँ, उसके एज बाद फार अगर, एज यू आर ब्रिंगिंग द बिजनेस, हाँ दैट, इट्स मतलब चिल, हाँ. मस्त. सो अभी अभी जब आई एम सॉर्ट ऑफ एट द मैनेजमेंट लेवल, तो अब मुझे थोड़ा डीप जाना पड़ता है, स्पीक विद मल्टीपल टीम्स, अलाइन करना पड़ता है इंटरनली कि कैसे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं एक्सचेंजेस पे, कैसे मीम मीम कॉइन्स का चल रहा है तो कैसे अच्छे मीम कॉइन्स ऑनबोर्ड कर सकते हैं, सबसे पहले कैसे हो सकते हैं, फर्स्ट मूवर ओके. एडवांटेज कैसे ले सकते ओके. हैं. तो अभी थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन मोस्टली इट वाज लाइक दिस, मोस्टली इट वाज जस्ट like 5 minutes meeting in a week or something. सही है. तो ज्यादा ही रिलैक्स्ड है, मतलब करो, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, Hmm. सेल्फ अलाइंड रहो, और खुद Hmm. से बिजनेस लाओ, ऐसा ही हो गया. I think मोटिवेशन आ जाती है जब when you see tangible money in that, कि life changing money दिख रहा है, तो और तो काम करने का मजा बिल्कुल भी आता है बिल्कुल. फिर. एक चीज आपने मेंशन करी, 90% फाउंडर्स आर चाइनीज. तो I said, एक्सचेंज वर्ल्ड में मतलब ऐसा तो क्या क्रैक कर लिया है चाइनीज फाउंडर्स ने? अगर हम कोई भी बड़े एक्सचेंजेस देखें, hmm, या फ्रंट फुट पे या बैक एंड में चाइनीज फाउंडर ही है. hmm. तो क्या सीक्रेट उनको पता है जो दूसरों को नहीं पता है? I think the risk taking ability of a founder from China is much superior than anyone in any like any domain or any geography. ओके. तो मैंने जो देखा है कि द एबिलिटी टू थ्रो मनी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि इफ यू नो थ्रो, इट्स नॉट लाइक थ्रोइंग मनी हाँ टू हाँ, ड्रेन, कैलकुलेटेडली. कैलकुलेटेडली, और you're betting on the team, you're betting on the product. तो अच्छा प्रोडक्ट बनाना और उसमें फिर इसेंशियली डेवलपमेंट के लिए पैसा डालना, अच्छा कैश बर्न करना, दिस इज हेल्प आउट अ लॉट. सो ओके. मार्केटिंग, फिर मार्केटिंग को भी पाइनियर करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो चाइनीज फाउंडर्स की रिस्क टेकिंग एबिलिटी और ये ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर फाउंडर व्हाट आई हैव सीन. ओके. सो अभी भी मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल आई थिंक इवन टॉप 10 और टॉप 5 एक्सचेंजेस में से एक या दो ही होंगे जिनका कंपलसरी है कि उनको ऑफिस में आके काम करना है. ओके. ठीक है, बहुत बहुत नॉमिनल है, बिजनेस टीम का तो होता ही नहीं है. वो तो भाई. बट इफ यू लुक एट द इंडियन एक्सचेंज, आई वोंट नेम इट, बट इफ यू लुक एट द इंडियन एक्सचेंजेस, तो वहाँ मैंडेटरी है कि भाई आपको ऑफिस में ही आके काम करना है. देयर इज नो द पॉसिबिलिटी यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे जो आपका फियाट है, फियाट नहीं है बट इट्स अ स्टेबल कॉइन, उसी में ही सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, बट यू गेट सैलरी इन फियाट. तो यार वो टेंजिबल नहीं है. You're putting in a lot of efforts. I mean, I was asked to be a director of one of the Indian exchanges, like one of the top ओके. exchanges, and I frankly denied working there. One is because मुझे ऐसा लगता है कि
the Indian founders are not willing to spend. जो पहली आपने चीज, बोला कि हाँ चाइनीज फाउंडर्स को पता है पैसा फेंकना है, हाँ. इंडियन So if फाउंडर्स they नहीं see a कर पा talent, रहे if they see the tangible business that somebody can bring, तो वो इंडियन फाउंडर देखने के बावजूद भी नजरअंदाज करके दे विल बी इन द माइंडसेट कि यार इतनी सैलरी होनी चाहिए. ओके. हाँ. सो मतलब जो इंडियन वेब 2 में स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो लोग अभी भी उसको फॉलो करने जा रहे हैं एग्जैक्टली ऐसे. एग्जैक्टली. ओके. सो जैसे आपने मेंशन किया कि इंडियन फाउंडर्स और इंडियन एक्सचेंजेस, सो CoinDCX इज ग्रोइंग वेरी गुड. अभी एक कंसर्न चल रहा है डेल्टा एक्सचेंज को लेके. मतलब डेल्टा एक्सचेंज में बहुत सारे स्टॉक मार्केट के लोगों ने प्रमोट किया डेल्टा एक्सचेंज. अभी उसमें कोई डिस्प्यूट्स चल रहे. तो पहले वजीर एक्स में कुछ हुआ, द वे वजीर एक्स मैनेज द हैक, और जैसे अभी बाइबिट में हैक हुआ तो जैसे बाइबिट ने उसको हैंडल किया. तो ऐसा क्या, जैसे एक पैसे फेंकने की बात हुई, पर ऐसा क्या लैक हो रहा है? इंडियन एक्सचेंजेस क्यों इंडिया में भी अच्छा नहीं कर पा रहे, ग्लोबली क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे जब उनके पास 140 करोड़ लोग हैं सर्व करने के लिए? तो वही रिस्क टेकिंग एबिलिटी से आ जाता है. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. ओके. One of my friend, he is a massive like derivatives trader. तो futures में बहुत अच्छा खेलता है. ओके. तो I have seen him trading, for example, $10,000 in a trade and losing it altogether. ओके. But उसके बावजूद उसको उसने कहीं ना कहीं से है या फिर उसके पास है पैसा. Then again he has the courage to take a trade on with the same amount of capital. ओके. एक इंडियन फाउंडर कभी भी उस कैपिटल के साथ वो ट्रेड नहीं लेना चाहेगा. तो द रीजन आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट वजीर एक्स, दे गॉट हैक्ड. बट एज फार एज आई अंडरस्टूड कि निश्चल का जो माइंडसेट रहा होगा वो ये रहा होगा कि यार 400 कितना 250 मिलियन है, इतना बना नहीं पाएंगे. अच्छा. बना नहीं पाएंगे तो अभी ऑपरेशन होल्ड कर दो, विड्रॉल स्क्वीज करने होल्ड लग कर दो, जाओ, एक्सचेंज होल्ड कर दो, हाँ सब होल्ड कर दो, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स हाइड कर दो. हाँ, जहाँ से भी पैसा स्क्वीज कर पा रहे हैं स्क्वीज कर लो, हाँ. क्योंकि इतना तो बनना नहीं है जीवन में. बन जाएगा if you बन take, जाता अगर वो सही से हैंडल किया होता तो. हाँ, if they would have potentially onboarded investors, जो कि मतलब I know a lot of guys here out here in Dubai itself जो कि interested होंगे इंडियन exchanges में जाने को, वो तो बड़ा नाम है. 100%. तो instead of taking outside help, they tried to implode in themselves. मतलब they technically got imploded. तो कुछ नहीं कर पाए, पैसा फंड रेज भी नहीं कर पाए. और अभी आई थिंक बहुत गंदे टर्म्स है. मैंने तो आई हैव स्टॉप्ड लाइक फॉलोइंग अप द न्यूज़ एंड एवरीथिंग कि इंडिया में जो एक्सचेंजेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल रेगुलेशंस की भी है. ओके. तो रेगुलेशंस की जहाँ तक बात आती है तो इंडिया अगेन सपोर्टिव रहा भी नहीं है. स्टार्टअप कल्चर भी आया और उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से भी एड आई वो बहुत टाइम बाद आई. तो स्टार्टअप में तो मुझे लग रहा है सपोर्टिव है अभी है, बट जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग में 1% टीडीएस पे करो. हाँ, मैं वही आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि वैसे ही यहाँ पे भी अभी एड नहीं आई है. दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट टू एवरी एक्सटेंट पॉसिबल. तो अभी भी 1% टीडीएस लगा दिया, अब शायद वो 0.1% हो गया है. तो 1% मतलब एड तो छोड़ो, अभी तो रिस्ट्रिक्शन के मूड में ज्यादा जा रहे हैं. नो ऑफसेट ऑन लॉसेस. तो थिंक ऑफ इट इज दिस वे, समबडी मतलब कोई भी रिटेल आके पार्टिसिपेट क्यों करता है? क्योंकि उसे पैसा बनाना है. दे वांट टू मूव टू अ नेक्स्ट लेवल इन देयर पर्सनल फाइनेंसेस एंड स्टफ लाइक दैट. तो अगर उतना करना है तो उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा. और किसी भी रिस्क एसेट पे अगर गवर्नमेंट आके ऐसा करेगी तो वहाँ पे लॉस होगा. पोटेंशियल लॉस ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ टैक्स दे वुड हैव मेड वुड आल्सो बी देयर. तो आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, proprietary traders, वो इंडिया से बाहर ही आ गए ऑल टुगेदर. Okay. Including our fraternity as well to a certain extent. We have all moved out of India क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. So this is one thing. So regulation plays a very big role. I've seen team from CoinDCX, from CoinBX and all these exchanges काफी अच्छा काम कर रहे हैं. Blockchain Alliance है, India Blockchain Alliance, I think. They're doing a lot of good things, but still government is not taking any stance, जो कि लेना चाहिए. और अभी while we are shooting this, पाकिस्तान is taking a lot of steps यार. उन्होंने तो क्रिप्टो काउंसिल ही बना ली. पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से फोमो हो रहा है. क्या यार, मतलब कुछ
उस कंट्री के लिए इसके थ्रू कुछ अच्छा हो जाए। हाँ मतलब क्रिप्टो काउंसिल उन्होंने जो बना ली, बहुत अच्छा मूव था एज अ कंट्री। एज अ कंट्री इट वाज मास्टर स्ट्रोक आई बिलीव, और जब कर लिया है तो आई एम प्रीटी श्योर कि 5 years डाउन द लाइन वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। 5 साल ओके। बाद नहीं, मुझे लगता है इंडिया भी 6 महीने 1 साल में कुछ तो ले ही आएगा। मुझे कम चांसेस लगता है अच्छा। यार, द अमाउंट ऑफ पॉलिटिक्स, द अमाउंट ऑफ लाइक वो होता है ना टांग खींचना लोगों की कि हाँ, हाँ, भाई हाँ। सामने वाला कैसे ग्रो कर रहा है, तो वो जितना है इंडिया में उतना तब कहीं तक नहीं है, और जब ओके। तक रहेगा ये माइंडसेट तब तक नहीं ग्रो कर पाएंगे। मानो मैं एक प्रोजेक्ट ओनर हूँ हम्म। और मैं ढूँढ रहा हूँ एक्सचेंज लिस्ट करना है, हाँ। और मुझे 3-4 एक्सचेंज में इनिशियल लिस्ट करना है। तो हाउ टू नलीफाई द एक्सचेंजेस, मतलब क्या देखना चाहिए, एक्सचेंज अच्छा बुरा कैसे पता चलता है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप के रैंकिंग भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। दैट्स ट्रू, सो दैट्स ट्रू। ऐसा एक्सचेंज में क्या देखे, जैसे टॉप 2-3 तो पता है कि भाई बाइबिट तो अच्छा ही है, बाइनांस तो अच्छा ही है, पर जो 5-10 के रैंक के बाद आते हैं उसमें डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे समझे? आई थिंक सबसे पहली चीज तो एज अ फाउंडर ये समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज का नीड है भी है कि नहीं है, ओके। क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर ये चीज बोल रहा हूँ तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज देखनी पड़ेगी कि द कम्युनिटी दैट दे हैव, इज दैट कम्युनिटी इसेंशियली नीड एन एक्सचेंज और नॉट, तो ओके। अगर उन्हें एक्सचेंज चाहिए भी कि नहीं, हम्म। उन्हें तो अगर चाहिए भी एक्सचेंज तो क्या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से काम हो सकता है उनका, ओके। क्या वहाँ पे वॉल्यूम आ सकती है, क्या उनकी कम्युनिटी जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है डीफाई प्लेटफॉर्म से या नहीं। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी कर सकती है तो दैट इज व्हेन दे ट्राई टू फाइंड एक्सचेंजेस। ओके। अब एक्सचेंजेस में सबसे पहली चीज आ जाती है कि वेदर इफ द एक्सचेंज इज कंप्लायंट इन द कंट्री दे आर ऑपरेटिंग और ओके। द लाइसेंसेस दे आर होल्डिंग। ओके। तो अभी जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल एफआईयू है, हम्म। दुबई में वारा है, डीएमसीसी है, देयर लॉट ऑफ फ्री जोन्स एज वेल। हम्म। तो वो सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। ओके। फिर होता है कि उनकी कम्युनिटी कहाँ पे है, क्योंकि अगेन वेब3 इज ऑल अबाउट कम्युनिटी, वेब3 इज डिसेंट्रलाइज्ड, यस। तो कम्युनिटी वी कैन नॉट नेवर अंडरमाइन। तो कम्युनिटी भी है एक्सचेंज की या नहीं है, और अगर है भी है तो कहाँ है मेजरली। ठीक है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बिल्डिंग इन इंडिया दे वुड रेदर वांट द कम्युनिटी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म। तो उसके लिए फिर आप जाते हो किसी भी बड़ी एक्सचेंज पे जिसके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिटी हो। ओके। द बेस्ट वे टू रिसर्च अबाउट एन एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द रैंकिंग, क्योंकि ओके। रैंकिंग अगेन जैसा आपने बोला मैनिपुलेट हो सकते मैनिपुलेट हैं, हो इजी, इट्स वेरी इजी। तो मेन्यू पे उसको अंडरमाइन करके आप ये देखो कि एक्सचेंज पे वॉल्यूम किस पे आ रही है, ओके। वॉल्यूम किस टोकन पे आ रही है। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 90% ऑफ द वॉल्यूम इज कमिंग ओनली ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम इटसेल्फ। हम्म। आई थिंक 60% 70% इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट कहाँ देखे वॉल्यूम्स? ये कॉइन मार्केट कैप पे ही आ जाता है। ओके। फिर इवन इन द कॉइन मार्केट के यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्सचेंजेस वो हाफ हैजर्ड जॉब करते हैं एंड दे विल जस्ट पुट इन वन पैराग्राफ इटसेल्फ अबाउट द एक्सचेंज, मतलब कुछ डिटेल्स ही नहीं है। तो अच्छा। सी अबाउट द डिटेल्स एज वेल, ओके। कि ये डिटेल्स हैं, एक्सचेंज के फाउंडर कहाँ बेस्ड है, फाउंडर सीईओ कौन है, ये सारी चीज़ें एक्सचेंजेस मेंशन करते हैं अच्छा, कॉइन मार्केट कैप में। कॉइन मार्केट कैप में। साथ ही साथ में दे शुड ऑल्सो लुक एट द प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। सो आई ओके। थिंक टॉप 100 एक्सचेंजेस में 25 या 30 एक्सचेंजेस ऐसे होंगे दैट माइट हैव अ प्रूफ ऑफ रिजर्व। तो अब ओके। प्रूफ ऑफ रिजर्व्स में भी ये देखना है कि यार ऐसा तो नहीं है कि इलिक्विड टोकन्स को ओवर इन्फ्लेट करके उसे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स में थोड़ा डाल ये दिया। ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, जिसको नहीं पता प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या होता है इन सिंपल टर्म्स? इन सिंपल टर्म्स एक्सचेंज टेक्निकली थिंक ऑफ इट एज बैंक। ओके। तो बैंक को जैसे आप पैसा डालते हो तो हमें नहीं पता रहता कि बैंक के पास उतना पैसा भी है, क्योंकि बैंक को मैं पैसा डाल रहा हूँ, आप पैसा डाल रहे हो, कोई और पैसा वो डाल रहा लोन है, में दे। वो लोन में दे रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको भी निकालना है, मुझे भी निकालना है, सामने वाले को भी निकालना है, तो क्या एक्सचेंज बैंक के पास उतना पैसा है नहीं है, तो उसे बोल वो बैंक्स में कोई नहीं कर सकता, इसी वजह से बैंक रन्स भी होते हैं। तो एक्सचेंजेस में बैंक रन की सिचुएशन ना हो, जो कि FTX के टाइम पे हुआ था, SBF ने जब वो पूरा FTX कोलैप्स हुआ, तो वहां से प्रूफ ऑफ रिजर्व्स आया। वी वर वन ऑफ द गाइज हु अडॉप्टेड प्रूफ ऑफ रिजर्व्स अर्ली, यू मींस एक्सटी? XT ओके। एज एन एक्सचेंज। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स में हम लोग डालते हैं कि आर एसेट्स आर बैक्ड 1 to 1।
ओके तो 1-to-1 में इट कुड बी द सेम टोकन सेम एसेट्स कि मेरे पास फॉर एग्जांपल $100,000 के शिबा हैं, तो वो $100,000 के शिबा एक्सचेंज के पास हैं वॉलेट में या नहीं है, ओके उन्होंने कहीं या बेच दिए, स्टोर किए हैं, नहीं किए? या फिर वो $100,000 वर्थ के शिबा की जगह पे $100,000 वर्थ के बिटकॉइन है, ओके ठीक है? तो रिजर्व्स 1-to-1 बैक होने चाहिए. ओके So for us, we have 100% of our reserves in Bitcoin itself. अच्छा हाँ, so 100% Bitcoin में है, it's comparatively is a more liquid, a more stable asset. So you As- guys, whenever if I buy a Shiba in XT, so Hmm. you will be selling that Shiba backend and you will convert into BTC. नहीं, sell नहीं करते हैं हम लोग. I'm saying this is like additional resources that we have. Okay, okay, additional. Hmm. Okay. So technically proof of reserve is something कि users का जो भी फंड एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, जो विड्रॉ नहीं किया है, उतना फंड उनके पास है कि नहीं है, और वो डिसेंट्रलाइज वे में लोगों को शो करते हैं. Correct. और ये जब FTX का फियास का हुआ, उसके बाद CZ ने, कॉइन मार्केट कैप ने इनिशिएटिव लिया कि वी शुड शोकेस द प्रूफ ऑफ रिजर्व्स. Correct. ओके, सो प्लीज कंटिन्यू. आप बोल रहे थे कि एक्सचेंज में लिस्टिंग में के टाइम पे एक तो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी देखने चाहिए, Proof of reserves देखने चाहिए. उसके अलावा फिर उनकी कम्युनिटी देखनी चाहिए. कम्युनिटी कैसे देख सकते हैं ट्विटर पे, इंगेजमेंट देखनी चाहिए. जो लास्ट प्रोजेक्ट्स कुछ लिस्ट हुए हैं 5-10 प्रोजेक्ट्स, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया ये देखना चाहिए. ओके So when you look at these things, that is when you figure out कि exchange is worthy enough or not. फिर फीस देखनी चाहिए. फीस plays an important role whenever you are looking as a small product to get on an exchange. क्योंकि आप एक तरह से सोचो, आप कम्युनिटी का पैसा दे रहे हो, आप उनकी कम्युनिटी के लिए पैसा दे रहे हो. इन जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है वहीं से पैसा आ रहा है. करेक्ट. और कम्युनिटी का ही पैसा यूज कर रहे हो. हाँ. करेक्ट. तो उस केस में एक्सचेंज की कम्युनिटी कैसी है, एक्सचेंज की फीस कैसी है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए. ओके, सो लेट सपोज 50,000 से 25,000 पर एक्सचेंज का मेरा बजट है. आप फाउंडर हो और आपको जितने भी एक्सचेंजेस अवेलेबल है उसमें से 3 एक्सचेंज शॉर्टलिस्ट करना है लिस्टिंग्स के लिए, तो आप कौन कौन से करोगे? अगर टोटल बजट 50, नहीं, पर एक्सचेंज 25 to 50,000 का बजट है. very difficult question. So I'll be a bit biased और से कि पहला तो भाई XT करते हैं. उसके लिए you reach out to me. ओके, उसके लिए you reach out to me. दूसरा एक्सचेंज शुरू करना है, if you have a budget till 50K, I think if you have a good product as well and अगर अच्छी community भी है, then you can also try for BingX. ओके, सो आप फाउंडर हो, आप सेकंड ऑप्शन BingX रखोगे. आप BingX रखोगे. अगर BingX से नहीं हो पाता है तो you can look at Bitmart and L-Bank. So Bitmart, L-Bank, XT are technically at the same level itself. ओके, हाँ. So these 3-4 options that you have. would select. हाँ, क्योंकि 50,000 में फिर आपको लिक्विडिटी भी मैनेज करनी है, आपको मार्केट मेकर्स भी हायर करने हैं बैकएंड में, जो कि आपको आपकी ऑर्डर बुक मेंटेन करेंगे. तो वो सारी एक्सचेंजेस करते हैं खुद से मार्केट मेकिंग? एक्सचेंजेस मार्केट मेकिंग नहीं करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, बट जो सबसे बड़े एसेट्स होते हैं बिटकॉइन इथेरियम के लिए, उनकी ऑर्डर बुक मेंटेन करते हैं. मतलब बिटकॉइन का तो वैसे भी कोई फाउंडर नहीं है, तो हर एक्सचेंज को खुद ही ऑर्डर बुक मेंटेन करनी होगी, खुद ही मार्केट मेकिंग करना होगा. रीजन ये रहता है ऑर्डर बुक मेंटेन करने का कि जब भी कोई ट्रेडर आ रहा है, फॉर एग्जांपल, उसने गलती से डाल दिया, ही इज अ न्यू ट्रेडर, उसने डाला कि उसे $100 का बाय करना है, बट $100 का बाय करना है, फॉर एग्जांपल अभी बिटकॉइन चल रहा है 86,000 के आसपास, सो 86,000 की जगह उसने डाल दिया 860,000. ओके, तो उस केस में ऐसा ना हो कि उसका बाय ऑर्डर वहां डले, और तो उससे क्या होगा कि आपका कैंडल भी बहुत बड़ा बन जाएगा, मतलब एक विक बन जाएगी, जो कि इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट टू फॉर अ वेरी लिक्विड एसेट. तो उस केसेस में एक्सचेंजेस खुद से ट्रेडिंग डेस्क होती है हर एक्सचेंज की, वो मेंटेन करती है. मतलब इंटरनली बैकएंड स्विचेस भी होते हैं जो कि वैसे एग्जीक्यूट ही नहीं होने दे ऑर्डर. बाकी जो न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको खुद से मार्केटिंग करनी चाहिए और खुद से मार्केट मेकिंग करनी चाहिए, बिकॉज अगेन यू नीड टू मेंटेन योर ऑर्डर बुक, क्योंकि आप एक्सचेंज को हर चीज नहीं देना चाहोगे. ऑब्वियसली एक्सचेंजेस टोकन्स को डिलिस्ट भी करते हैं, और रिसेंटली शायद बाइनेंस ने अनाउंस किया कि वो लोग वोटिंग करवाएंगे डिलिस्टिंग के लिए.
सो क्या लगता है मतलब डीलिस्टिंग क्राइटेरियाज कैसे रहते हैं? एक्सचेंजेस सही से कर रहे हैं, उसमें कोई मैनिपुलेशन होता है कि डीलिस्टिंग्स करते रहने चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है उसमें? डीलिस्टिंग के ना मल्टीपल रीजंस होते हैं एक्सचेंजेस की तरफ से भी, ओके। क्योंकि एज एन एक्सचेंज अगर पर्सपेक्टिव से देखो, किसी भी प्रोडक्ट ने लिस्ट होने के लिए फीस दी है अंटिल इट्स लाइक बिटकॉइन, इथेरियम या फिर कोई बड़ा मीम टोकन है। ओके। अगर फीस दी है तो दे नीड टू अपहोल्ड देयर एंड ऑफ द बार्गेन कि उन्हें उस प्रोडक्ट को लिस्टेड रखना है। ओके। बट देर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो कि एक प्रोडक्ट को फुलफिल करने पड़ते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी आस्क एंड बिड क्या होनी चाहिए, वो 0.2% स्प्रेड। मतलब 2% होना चाहिए, स्प्रेड होना हाँ। चाहिए। आपकी ऑर्डर बुक में एटलीस्ट 50 ऑर्डर होने चाहिए। ओके। तो दीज आर बेसिक क्राइटेरियाज। तो अच्छा, अगर अगर प्रोजेक्ट नहीं मेंटेन करता? हाँ, तो रीजन भी ये है, अगेन सेम क्वेश्चन कि क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क ये पड़ता है कि आप जब बात करते हैं कि अच्छा एक्सचेंज क्या है, अच्छा हम्म। एक्सचेंज की ओवरऑल लिक्विडिटी, ओवरऑल पैरामीटर्स देख के ही कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको उन्हें रैंकिंग देते हैं। यस। और these ranking affects a lot with these criteria that we are talked about market making. तो मार्केट मेकिंग अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो वहाँ से कॉइन मार्केट कैप से रैंकिंग खराब हो जाएगी। रैंकिंग खराब हो जाएगी तो हम प्रोडक्ट अच्छे नहीं ला पाएंगे, प्रोडक्ट अच्छे नहीं ला पाएंगे तो और ट्रेडर्स भागेंगे, और ट्रेडर्स भागेंगे तो और प्रोडक्ट बेकार आएंगे। सो ऐसे करके स्पाइरल डाउन टू योर डेथ। तो ऐसा नहीं करना होगा। इस वजह से दिस इज अ नेसेसरी स्टेप दैट एवरी एक्सचेंज मस्ट टेक ओके। टू मेंटेन देयर लिक्विडिटी, टू मेंटेन देयर प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड। ओके। मतलब वैसे भी मुझे लग रहा है जैसे आपने बताया कि 50 ऑर्डर बुक भी मेंटेन नहीं है या स्प्रेड भी मेंटेन नहीं है, तो अल्टीमेटली मैनिपुलेशन बहुत हो पाएगा, करेक्ट, स्कैम्स प्रमोट होंगे और कम्युनिटी का फंड भी वेस्ट जाएगा। करेक्ट। अभी बाइनेंस हैज द मोस्ट स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉर हम्म, लिस्टिंग इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। मतलब हर टोकन का एक अल्टीमेट ड्रीम होता है कि बाइनेंस में लिस्ट करना है। हम्म, पर रिसेंटली जैसे मुराद का भी कहना था, उन्होंने एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया था लास्ट टोकन में हम्म। कि बाइनेंस पे जितने भी टोकन लिस्ट हो रहे हैं ना, वो डंप ही होते हैं, मतलब लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही चल रहे हैं। हम्म। तो ये क्या रीजन लग रहा है? बाइनेंस एग्जिट लिक्विडिटी बनता जा रहा है? क्या लग रहा है? आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड उसका आंसर आपने ही दिया। बाइनेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट एग्जैक्ट लिक्विडिटी बनता जा रहा है ग्रीडी फाउंडर्स के लिए। ओके। तो कोई भी ग्रीडी प्रोडक्ट अगर लिस्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बाइनेंस की बेसिक लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है। ओके। सो दे टेक अ मेजर चंक ऑफ सप्लाई ऑफ द टोकन इटसेल्फ, ताकि वो प्रॉफिट बना सके। दे डोंट टेक अ लिस्टिंग फी और एनीथिंग, दे टेक वेरी गुड चंक ऑफ द सप्लाई। हम्म। मतलब ऐसा कि नंबर सुन के लोग अफ्रेड हो जाते हैं बाइनेंस लिस्टिंग से भी। तो अ अच्छा। लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट दैट आई नो दे आर नॉट लिस्टिंग ऑन बाइनेंस बिकॉज दे टेक अ लॉट ऑफ परसेंटेज ऑफ द सप्लाई। तो क्या रहता है, अब बाइनेंस भी इसलिए लेता है बिकॉज बिकॉज दे नीड टू मेंटेन द लिक्विडिटी बाय देमसेल्व्स। ओके। तो अगर लिक्विडिटी मेंटेन करनी है और इतना सारा टोकन्स जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बाइनेंस वुड वांट टू मेक सम फंड्स एंड मेक सम रेवेन्यू फॉर देमसेल्व्स एज वेल। ओके। तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं, वो मार्केट मेकर्स आके दे स्टार्ट सेलिंग द टोकन, they start selling the token at higher price. So for example, Bitcoin 96,850 का है, so they will sell it at 96,051, ओके। 96,851, ओके। or and then buy it back at 96,849. तो $2 का डिफरेंस आया, which is like percentage terms में 0.00 कुछ परसेंट है, but this is called as arbitrage. और arbitrage अपने ही एक एसेट पे बनाना, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, मार्केट मेकर्स का भी वॉल्यूम भी जनरेट होती है और एक्सचेंजेस का भी रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब मुझे लगता है जैसे एग्जिट लिक्विडिटी के साथ साथ बहुत बड़ा रीजन है कि बाइनेंस टोकन्स में फीस लेता है और बहुत तगड़ी लेता है। हाँ, मतलब तो वही परसेंटेज सप्लाई। परसेंटेज ऑफ सप्लाई, तो वो सबसे बड़ा रीजन मुझे लग रहा है मतलब डंप होने का। और बाइनेंस पे आने के बाद इवन प्रोजेक्ट ओनर्स हुए या फिर कम्युनिटी भी हुई, वो उसे लगता है कि इट्स एन एंड गेम, तो उसके बाद कुछ नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो इवन द कम्युनिटी एंथुजियाज्म वो भी कम हो जाता है, वो सेल द न्यूज इवेंट बन जाता मतलब है। हाँ, अब ये खत्म, मतलब टोकन इससे ऊपर तो क्या ही करेगा। अगर अब इफ यू लुक एट द क्रक्स ऑफ इट, सारे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, दे आर गैम्बलर्स इनहेरेंटली।
ओके, तो जब उन्हें दिखता है कि यार गैम्बल का सबसे बड़ा पॉइंट क्या हो सकता है कि बाइनेंस लिस्टिंग वो हो जाती है, तो उसके तो बाद फिर एसेट में दम ही नहीं बचा। अभी एक डिबेट चल रही है, हम्म सेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्सेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। हम्म अभी तक डेक्स जो थे ना वो स्वैप्स थे मोस्टली, हम्म पर हाइपर लिक्विड ने गेम चेंज करी है, जिसमें ऑर्डर बुक भी दिख रहा है आपको, किसने कितना शॉर्ट किया, कितने लॉन्ग पोजीशन पे खड़े हैं, सारी चीजें पता चल रही है। हम्म जैसे एक शायद कल डिस्प्यूट भी हुआ कि जेली टोकन को उसने किया तो मैनिपुलेशन हो रहा था और सारी हम्म चीजें। तो फ्यूचर ऑफ डेक्स परपेचुअल्स क्या लग रहा है आपको, मतलब इट विल सस्टेन, इट विल ग्रो, कि फिर सेंट्रलाइज के जो माफिया है वो उसको नहीं टिकने देंगे? I think I posted a detailed thread about this on my Twitter, ओके। or I went in like very detailed information. So firstly, जो asset था which was under the misfire, which was Jelly token. हम्म। अब Jelly token पे Hyperliquid की खुद की टीम होती है, HVM और HPM, which is like liquidity management team of Hyperliquid. ओके। वो क्या करते हैं, टू मेक रेवेन्यू फॉर देमसेल्व्स दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग द लिक्विडिटी इन स्मॉल टोकन्स। तो ओके। स्मॉल टोकन्स पे एक हाई लेवरेज पोजीशन खोलेंगे, तो इट्स कंपेरेटिवली टू इजियर पंप द प्राइस एंड देन मेक मनी। हम्म। तो ये मोरल के रूप में ग्रे एरिया में आ जाता है, इट्स नॉट टेक्निकली बैड, इट्स नॉट टेक्निकली गुड एज वेल। ओके। तो जब ऐसे ही करते हैं तो क्या रहता है कि देर आर अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉइटर्स, वाइट हैट हैकर्स होते हैं, कुछ एक्सप्लॉइटर्स ही होते हैं जो हाँ कि हाँ, चाहते हैं पैसा बनाना। बस So पैसा that चाहिए। exploiter, what he did, he opened up, I think, a long, short position on the same asset, and then manipulated the price in a certain way that they lost around $4 million, हम्म। something आसपास। So what future you sees about Dex Perpetual versus the, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बड़े बड़े ओनर्स की ट्वीट्स आई थी इस पे, दे वांटेड टू लाइक। हाँ, पुश इट डाउन। हम्म। तो इसमें थोड़ा सा बायस भी हो जाता है क्योंकि यार उन्हें रेवेन्यू चाहिए, उन्हें यूजर्स चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। बट आई थिंक बोथ ऑफ देम विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। ओके। So, for the traders who want to avoid certain limitation or be in this industry, or folk हैं जो बोलना चाहते हैं, they want to put their efforts outside or they want to put their thoughts outside, हम्म। उनको decentralize चाहिए, so they will be using those sort of platform. But at the same time जो mass adoption है, जो for example, I was sitting here in a restaurant, one of the guy came to me and started talking about कि भैया आप लॉन्ग शॉट कैसे करते हो, आप अच्छा। ये सब कैसे करते हो। ही जस्ट सॉ माय बाइनेंस ऐसा ओपन हो था, ओके। तो उन्होंने देखा कि अच्छा एक्सचेंज ओपन है, तो उस पर लाइक कैसे करते हो भैया, ट्रेड हमें भी सिखाओ। तो जो मास ऑडियंस है उसको केटर करना अभी पॉसिबल नहीं है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि उतना अच्छा यूआई नहीं है, इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, यूएक्स भी यूएस ऐसा नहीं। एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है। तो सो अल्टीमेटली एंट्री पॉइंट वुड बी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, हाँ, एंड प्रो होने के बाद डिसेंट्रलाइज प्रो एक्सचेंज। होने के बाद यू सॉर्ट ऑफ बिकम अ प्रो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूजर और अ डीजेन। तो दिस इज हाउ परफेक्ट। इट सो इज, एज पर योर ओपिनियन बोथ विल कोएग्जिस्ट, व्हाट विल मतलब कोएग्जिस्ट इन दिस। पैरेलली बढ़ेगा। आप मुझे लगता है एशिया में ऐसी कोई क्रिप्टो इवेंट नहीं होगी जो आपने अटेंड नहीं की होगी। सो सो क्या एक्सपीरियंस लगता है, मतलब क्रिप्टो इवेंट्स हर कोई चेस करना वर्थ इट है, या क्या सीखने मिलता है? पर एक आपका, मैंने वो भी स्किल देखा है कि यू आर वेरी गुड एट नेटवर्किंग, लाइक एवरीवन नोज यू इन द इवेंट। तो इवेंट फ्रूटफुल रहती है आपके हिसाब से? सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग एट। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, पहले तो अंडरस्टैंडिंग कि आप जिस इवेंट में जा रहे हो वेदर इफ इट्स एक्चुअली गिविंग यू रिटर्न ऑन योर टाइम दैट यू स्पेंडिंग, तो वो देखना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल, I would rather skip out an event which is VC centric ओके। or which is a roundtable event and go to a networking event of a meme token. ओके। If I were to give a choice, तो मैं उन दोनों choices में से एक meme token के event ज़्यादा choose करूँगा, because I would find potential projects who are building out memes, who are building out products. I can find the same sort of products in the VC roundtable as well. बट वीसी राउंड टेबल में दे विल बी ए मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स जिनका रनवे बहुत बड़ा, मतलब बहुत आगे जाके फ्यूचर में उन्हें टीजी करना है, टीजी इज टोकन जनरेशन हाँ इवेंट। हाँ। तो
मुझे लगता है कि फाइंडिंग विच इवेंट इज सूटेबल टू यू इज वन ऑफ द थिंग्स. फिर दूसरी थिंग इज अंडरस्टैंडिंग हु आर द ऑर्गेनाइजर, talking to Okay. their team, speaking with them and asking them whether if they can introduce you to some good people. अच्छा, हाँ तो आप and करते हो ऐसा? हाँ, even the सही है यार. organizer, even the people that I meet, I ask them if there are any good people that I can connect with. मतलब किसी से मैं ऐसा कोई है fruitful बात करने लायक जैसा, so that is when. Then having a persona of yourself is also one of the key aspect. So how you carry yourself, what your personality is like. तो उससे भी you get to meet and network with the right people, network with the people who have some sort of similar mindset. आप जैसा. सही है. तो मानो कि मैं इवेंट्स में जा रहा हूँ हम्म. और ऐसी कौन सी 3 टिप्स है, क्विक टिप्स कि जो मैं इवेंट में एक दिन स्पेंड करूँ तो उसका मैक्स आउटपुट निकाल पाऊँ. So let's take an example of a event जहाँ पे वो conference type का है जहाँ पे booths हैं. It's a token 2049. Token 2049 is coming out here in April in Dubai. तो अगर if you're attending, so first thing you need to understand, instead of going to get the merchandise, आप कोशिश करो कि जो बूथ पे लोग हैं उनसे एक अच्छा कनेक्ट बना पाओ. Okay. Because these are the guys which are potentially the decision maker of anything that you want to talk about. For Okay. example, आप एक project हो जिससे audit करानी है अपने smart contract की, so you can find a good auditor there. So you can find a good auditor there and you can speak with them in details about your platform, about your smart contract कि आपको क्या चाहिए. ठीक है. Similarly, आप एक project हो जैसे exchange listing चाहिए तो you can find exchanges. You need a market maker, you can get that. You need a liquidity provider, you can get that. तो So पहला बूथ पे जो लोग हैं उनसे कनेक्ट बनाओ. उनसे connect बनाओ. Second is figuring out what are the side events which these guys are going to. Okay. ठीक है. और जो network जो booth पे बनते हैं वो closers आते हैं I think जो side events होते हैं. ठीक है. दूसरा speaking hearing to the conferences which like the panels that are going on. Okay. Do a bit of research about what panels are going to be held and hear the founders which you think are worthy enough and to listen and listen live. तो उनसे कोशिश करो कि उनका जो भी पर्सपेक्टिव है, माइंडसेट है, वो लाइव सुन पाओ आप. Okay. So तो इससे टोकन 2049 का बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं. करेक्ट. जो मोस्टली आने वाले 1 महीने में नहीं तो मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स लोग अटेंड करने वाले हैं. टोकन 2049. थर्ड टिप, डोंट गो विद द माइंडसेट कि भाई मुझे कुछ ना कुछ क्लोज करना है, मुझे ये करना है, वो करना है. जेन्युइनली बी देयर टू मेक नेटवर्क, like network with the right people, network with the people who you think are with the same mindset of yours. Okay. ऐसा नहीं कि पहली बार बात करी लगा यार इससे तो धंधा नहीं होगा, चलो दूसरों के साथ try to gel up with the people. हाँ. Try to don't run behind all the people कि ये स्मार्ट लग रहा है, ये सूट पहना हुआ है, ये वैसा है, इसका प्रोजेक्ट है, ये धंधा दे देगा, ये धंधा दे देगा. उसमें नहीं, make genuine contacts. You will either way find these guys online. तो मतलब कॉन्फ्रेंस में आने का ऐसा कुछ वो नहीं है. Okay. तुम वहाँ पे जा रही हो genuine connects बनाने के लिए. तो कोशिश करो you get that. Okay. So एक रैपिड फायर करते हैं. मैं एक वर्ड बोलूंगा. इंस्टेंटली आपके दिमाग में क्या फर्स्ट वर्ड आता है तो वो आपको बोलना है. करे शुरू? Perfect. चलो. Fun. एलन मस्क. माशाल्लाह. दुबई. गलत बोल दिया. एलन मस्क पे माशाल्लाह नहीं था. दुबई में कामत. ओके. इथेरियम. डेड प्रोजेक्ट. XT. Good exchange. Token 2049. One of the best events. Agents. Lifeline. Wallet. Security. Leverage. Risky. Twitter. Information. Okay. So यहाँ खत्म करते हैं अपना रैपिड फायर. काफी पता चल रहा है कि हाउ यू थिंक अबाउट थिंग्स. दुबई तो कामत इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए. या खाना बहुत इम्पोर्टेंट है. चलो ग्रेट.
पिछले 4 साल से आपने एक्सचेंजेस की जर्नी देखी, आपने एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में गए, उस दौरान क्लाइंट्स को एक्सचेंज लिस्टिंग के अलावा बहुत चीज़ों में हेल्प भी करी होगी, बहुत आपने इंटरनल एक्सपांड भी किया होगा। तो आने वाले 1 साल अक्षय शर्मा अपने करियर को किस तरह से नरिश, व्हाट आर योर गोल्स फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? All right. So, firstly, I have made a lot of mistakes. Even being with the centralized exchange, जो सारी रिटेल मिस्टेक्स बनाते हैं ना, वो सारी मिस्टेक्स करी है कि अच्छा। हाइप में प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल दिया ओके। और फिर काफ़ी सारा पैसा डाल के फिर लॉस में बैठे हुए हैं, लॉस को ऑफसेट भी नहीं कर पा रहे, बेच भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से मतलब अभी थोड़ा सा वोकनेस आई है। सो दिस ईयर आई एम एटलीस्ट अज्यूमिंग कि मैं थोड़ी द इन्वेस्टमेंट दैट आई विल बी मेकिंग would be a bit more mature, would Okay. be a bit more researched. दूसरी चीज, I want to develop and like start deploying capital in new projects as well. मैंने कुछ projects में already deploy किया हुआ है. Okay. तो finding right founders and betting on them initially is something that I'm looking at. Okay. फिर career growth के लिए I think XT in general, I'm helping out a lot to onboard KOLs, to onboard new community, new traders. Okay. So I think these are the things which I will be helping out, and again will be rewarded for that. परफेक्ट परफेक्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर, और आशा करते हैं जो आप अचीव करना चाहते हो सारी चीजें अचीव करो, और नेक्स्ट ईयर फिर से जो अचीव कर लिया उस पे भी अपन डिस्कशन करें। Exactly. एक follow up podcast Yeah. होगा. Thank you for being at Yakshwani. All right. Perfect, man. Okay. Thank you. Cheers.